Okay, good afternoon to all the participants of this webinar. We are doing section 153B. Part of it was done in the earlier webinar, and we are proceeding with explanation of 153B section, and this is the explanation attached to the, I would say, the fifth proviso. 1, 2, 3, 4, 5, rather 153B3 के साथ अटैच्ड है, 153B3 के प्रोवाइजो के साथ ही अटैच्ड है एक्सप्लेनेशन। और 153B3 जो है किस बारे में है, वो 2016। So we can say that this is attached to the section itself, and because this is coming at the end of the section. In computing the period of limitation under this section, the period from during which the assessment proceeding is stayed by an order or injunction of any court. अगर assessment proceeding को किसी कोर्ट के द्वारा इशू किए गए ऑर्डर या इंजंक्शन से स्टे मिल जाता है तो वो पीरियड उसमें से हटा दिया जाएगा। Or the period commencing from the date on which the assessing officer directs the assessee to get his accounts audited. अगर assessing officer 142(2)A में assessee को डायरेक्शन देता है कि वो अपने अकाउंट्स ऑडिट कराए, उस डेट से शुरू करके and ending with the last date on which the assessee is required to furnish a report, और उस आखिरी तारीख तक जब assessee के लिए जरूरी किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट फर्निश करे ऑडिट की, उस सबसेक्शन के तहत। एंड और वेयर सच डायरेक्शन इज चैलेंज बिफोर अ कोर्ट, या अगर उस डायरेक्शन को ऑडिट कराने के किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो दिस विल एंड विद द डेट ऑन विच द ऑर्डर सेटिंग असाइड सच डायरेक्शन इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर। पीसीआईटी सीआईटी के द्वारा वो उस डायरेक्शन को जिसको चैलेंज किया गया था तो वो जो ऑर्डर है जो कि कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है सेटिंग असाइड सच डायरेक्शन, वो जब प्राप्त होता है उस तारीख तक ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सक्लूड वो जो पीरियड है स्टार्टिंग विद द डेट व्हेन असेसिंग ऑफिसर का डायरेक्शन इशू किया गया, एंडिंग विद द लास्ट डेट ऑन विच असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट, या एंडिंग विद द कोर्ट ऑर्डर डेट, जब कोर्ट ऑर्डर मिलता है पीसीआईटी के द्वारा, अगर उस डायरेक्शन को चैलेंज किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ये पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द असेसिंग ऑफिसर मेक्स अ रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देता है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142A एंड एंडिंग विद द डेट ऑन विच द रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर इज रिसीव्ड, और उस डेट पे खत्म करते हुए जब वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट मिलती है, वो पीरियड भी यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और द टाइम reopening the whole or any part of the proceeding or in giving an opportunity to the assessee of being heard under the proviso to section 129, जो भी टाइम लगता है to reopen any part of the proceeding, यानी आपने जो टाइम टेकन टू इन रीओपनिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग अगर रीओपन की जाती है क्लोज होने के बाद, तो जो टाइम उस प्रक्रिया में लगता है, जैसे नोटिस देना, फिर जवाब मिलना, उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू होती है, तो वो टाइम भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और कोई ऐसा टाइम जो कि 129 के अंतर्गत जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है एसएससी को रीहियरिंग की, खासतौर पे जब वो ट्रांसफर हो जाते हैं ऑफिसर, तो यहाँ देख लीजिए चेंज ऑफ इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस, जब भी किसी प्रोसीडिंग के रिस्पेक्ट में एक इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करना सीज कर देती है और उसको सक्सीड किया जाता है एक और के द्वारा, इसके पास है वो जुरिस्डिक्शन और वो एक्सरसाइज कर रहा है जुरिस्डिक्शन,
तो इस प्रकार से जो इनकम टैक्स अथॉरिटी इस प्रकार से सक्सीड करती है, यानी बाद में आती है, उस प्रोसीडिंग को उसी स्टेज से आगे कंटिन्यू कर सकती है जिस स्टेज में प्रोसीडिंग को छोड़ा गया था उसके पूर्ववर्ती व्यक्ति के द्वारा, प्रीडेसेसर के द्वारा। और शर्त यह है कि असेसी कंसर्न डिमांड कर सकता है कि बिफोर द प्रोसीडिंग इज सो कंटिन्यूड, इसके पहले की प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो, जो प्रीवियस प्रोसीडिंग है या उसका जो कोई भी अगर पार्ट है उसको रीओपन किया जाए, और दैट बिफोर एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज पास्ड अगेंस्ट हिम, या इसके पहले की कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए उसको रीहियर किया जाए। तो यहाँ जो रीओपन वाला बात है वो वहां पर भी आ रही है। 153B में टाइम टेकन टू इन रीओपनिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, ये पूरा रीओपनिंग जो है सेक्शन 129 के रिस्पेक्ट में है, कोई यहाँ सेक्शन 147 का प्रयोग नहीं है। उसके बाद 5 होता है, इन ए केस वेयर एन एप्लीकेशन मेड बिफोर द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, सेटलमेंट कमीशन जहां पे रिजेक्ट कर दे रहा है, रिजेक्टेड बाय इट और इज नॉट अलाउड टू बी प्रोसीडेड विथ बाय इट, या सेटलमेंट कमीशन ये अलाउ नहीं करता कि उस एप्लीकेशन से आगे प्रोसीड किया जाए, और उस केस में द पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इज मेड बिफोर द सेटलमेंट कमीशन अंडर सेक्शन 245C and ending with the date on which the order is received by the principal commissioner or commissioner under subsection 2 of that section। स्टार्ट करते हुए उस तारीख से जब एप्लीकेशन की गई थी सेटलमेंट कमीशन के बाद, एंडिंग विद द डेट जब ऑर्डर 245D1 का रिसीव किया था PCIT-CIT के द्वारा, वो पीरियड पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसका द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच एन एप्लीकेशन इज मेड बिफोर द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसी प्रकार से जब एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास की जाती है, जो एप्लीकेशन 245Q1 में की जाती है, एंड एंडिंग विद द डेट ऑन विच द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, और उस डेट पे खत्म करते हुए जब ऑर्डर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए रिसीव किया जाता है। उसके बाद द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इज मेड बिफोर द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स and subsection 1 of section 245Q and ending with the date on which the advance ruling pronounced by it, या तो वो रिजेक्ट कर दे रहा है या उसने एडवांस रूलिंग जो प्रोनाउंस किया हुआ वो रिसीव किया जाता है ऑर्डर, इसको कहते हैं ऑर्डर अंडर सेक्शन 245R7। या तो वो रिजेक्ट कर देगा या फिर उसको एडमिट करके उस पर फिर ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा। रिजेक्ट कर दिया तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे, रिजेक्ट नहीं किया, एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस की, तो जब तक रूलिंग प्रोनाउंस होती है उस तारीख तक जो एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एनलमेंट ऑफ अ प्रोसीडिंग और ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2, जब कोई ऑर्डर या जो प्रोसीडिंग एनल हो जाती है, जैसा कि 153A2 में लिखा है, टिल द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, जब तक कि उस डेट तक जब वो ऑर्डर प्राप्त होता है जो जिसने सेट असाइड कर दिया था उस एनलमेंट के ऑर्डर, उस डेट तक का जो टाइम है वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और उसके बाद द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेफरेंस और फर्स्ट ऑफ द रेफरेंसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेड। कई बार रेफरेंस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी भेजा जाता है, जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रेफरेंस भेजने के लिए अंडर सेक्शन 90 या 90A में जो एग्रीमेंट हुआ, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इज लास्ट रिसीव्ड, आखिरी में जो रिसीव हो जाती है उस डेट तक का समय जो है वो भी इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड द पीरियड कमेंसिंग from the date on which a reference for declaration of an arrangement to be an impermissible avoidance arrangement, जहां पर एक रेफरेंस किया जाता है कि एक डिक्लेरेशन किया जाए किसी अरेंजमेंट के बारे में कि वो एक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, और ऐसा एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है बाय
the PCI by the PCIT or the CIT under sub rule 144 BA1. 144 BA1 के तहत ये impermissible avoidance अरेंजमेंट जो है, अवॉइडेंस अरेंजमेंट जो परमिसिबल नहीं है, उसकी एप्लीकेशन की जाती है. एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 3 और 6 और एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ दैट सेक्शन इज रिसीव बाय द असेसिंग ऑफिसर. यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर उसको रिसीव करते हैं. वो जो पीरियड है जो कि 144 BA के एप्लीकेशन का पीरियड है, वो भी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. शैल बी एक्सक्लूडेड provided that where immediately after the exclusion of the aforesaid period, the period of limitation referred to in clause A or clause B of this subsection available to the assessing officer for making an order of assessment or reassessment as the case may be is less than 60 days. ये जो लिमिटेशन का पीरियड है, ये निकल जाने के बाद, जब जो एक्सक्लूजन का पीरियड है वो निकल जाने के बाद जो लिमिटेशन का पीरियड है क्लॉज ए और बी में, ठीक है, जो क्लॉज ए और बी में जो लिमिटेशन का पीरियड है, तो उसके लिए वो पीरियड अगर 60 डेज से कम का है तो सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज. अगर 60 डेज से कम है तो वो रिमेनिंग पीरियड 60 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा. एंड द अफोरसेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली. और जो ऊपर दिया गया पीरियड है लिमिटेशन का, वो भी एक्सटेंड हुआ मान लिया जाएगा उसके अनुसार ही. And provided further that where the period available to the TPO is extended to 60 days, और जहाँ पर TPO के जो टाइम पीरियड दिया गया वो एक्सटेंड कर दिया गया 60 डेज तक in accordance with the provisions of 92CA3A, and the period of limitation which is available to the AO for making the order of assessment or reassessment as the case may be is less than 60 days. और पीरियड अगर 60 डेज से कम बचता है, क्योंकि वो 21 मंथ्स या 12 मंथ्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो such remaining period shall be extended to 60 days. क्योंकि 60 डेज का टाइम तो मिलेगा ही AO को. And a set period of limitation shall be deemed to be extended accordingly. Provided also that where proceeding, जहाँ पर भी सेटलमेंट कमीशन की प्रोसीडिंग कर जाती है 244HA में, तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है which is available under this section to the officer for making an order as the case may be shall after the exclusion of the period under subsection 4 of 245HA be not less than 1 year. तो सेटलमेंट कमीशन को जहाँ पर प्रोसीडिंग अवेट कर जाती है तो सेटलमेंट कमीशन की उसके बाद 1 साल का और टाइम मिलता है. And where such period of limitation is less than 1 year, then it shall be deemed to have been extended to 1 year. तो 1 year तक वो एक्सटेंड हुआ मान लिया जाए. तो इस तरह से ये 153B सेक्शन है. और अब हम आते हैं 153C पे. असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन. 139, 47, 48, 49, 51, 53 में कुछ भी लिखा हो जहां पर AO सेटिस्फाइड है कि कोई मनी बुलियन ज्वेलरी या दूसरा वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग जो सीज या रिक्विजिशन हुआ था, इट बिलोंग्स टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 153A, और कोई या फिर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच वाज सीज्ड और रिक्विजिशन वो पर्टेन करता है, पर्टेन्स टू, और एनी इंफॉर्मेशन कंटेन देयर इन रिलेट्स टू, या उसमें जो इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट में वो रिलेट करती है किसी और पर्सन से अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 153A, देन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट और एसेट्स विच आर सीज्ड और रिक्विजिशन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स और एसेट जो सीज किए जाते हैं या रिक्विजिशन किए जा रहे हैं, शैल बी हैंडेड ओवर टू द असेसिंग ऑफिसर. उनको असेसिंग ऑफिसर को हैंड ओवर करना होगा. शैल बी हैंडेड ओवर टू द असेसिंग ऑफिसर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर सच अदर पर्सन, जिसके पास उस दूसरे व्यक्ति का ज्यूरिसडिक्शन है. एंड दैट असेसिंग ऑफिसर शैल प्रोसीड अगेंस्ट ईच सच अदर पर्सन. वो जो असेसिंग ऑफिसर है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है वो हर उस दूसरे पर्सन के खिलाफ प्रोसीड करेगा और नोटिस इशू करेगा
and assess or reassess the income of the other person, और दूसरे पर्सन की इनकम को असेस या रीअसेस करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 153A। तो एक तो शैल प्रोसीड अगेंस्ट की जहाँ तक बात है तो ये थोड़े वर्ड्स थोड़े नेगेटिव हैं, बट स्टिल दैट मीन्स दैट ही विल स्टार्ट अ प्रोसीडिंग टू assess the income of that person. If that assessing officer is satisfied that the books of accounts or document or assets seized or acquisition have a bearing on the determination of the total income, वो assessing officer कब शुरू करेगा? And the assessing officer and that assessing officer shall proceed, वो कब शुरू करेगा? Shall proceed against each such other person and issue notice and assess the income in accordance with the provisions of section 153A, if that assessing officer is satisfied, provided that person officer is satisfied कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट या एसेट सीज किए गए थे या जो रिक्विजिशन किए गए थे उनकी कुछ बियरिंग है टोटल इनकम को डिटरमिन करने में, यानी उनका उसका कोई हैव अ बियरिंग ऑन द डिटर्मिनेशन, यानी ये तय करने में कि उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की टोटल इनकम जो थी वो कितनी है, उस पर उसकी कोई बियरिंग यानी उस पर वो उसका भार आ रहा है, यानी कोई ना कोई उसका असर उसके ऊपर आ रहा है। फॉर 6 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द assessment year relevant to the previous year in which search is conducted or requisition is made, and for the relevant assessment year or years referred to in subsection 1 of section 153A। यानी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स या ईयर्स का भी कर सकता है असेसमेंट को, और ये रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स कौन से हैं वो बाद में डिफाइन किया गया कि वो 6 साल के बियॉन्ड वाले जो पीरियड थे वो थे। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ सच अदर पर्सन द रेफरेंस टू द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च, जब हम अदर पर्सन की बात करते हैं तो जब हम डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च कहते हैं अंडर सेक्शन 132 और मेकिंग ऑफ रिक्विजिशन, कौन से डेट को इनिशिएट हुई सर्च या रिक्विजिशन कब किया गया, जो रेफरेंस सेकंड प्रोवाइजो में आया है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153A में, shall be construed as a reference to the date of receiving the books of accounts or documents or assets seized or acquisition by the assessing officer having jurisdiction। रिक्विजिशन के केस में जिस तारीख में वो रिसीव करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट या एसेट्स, वो तारीख मानी जाएगी जब वो रिक्विजिशन किया गया। जब हम कहते हैं डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च or date of making the requisition, that date is that date, the making of the requisition is the date when जो असेसिंग ऑफिसर जिसके पास jurisdiction है उस पर्सन के ऊपर, वो उसको रिसीव कर लेता है बुक्स ऑफ अकाउंट को या एसेट्स को जो सीज किए गए। Now provided further that the central government may by rules made by it and published in the official gazette specify the class of cases, सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्लास ऑफ केस स्पेसिफाई कर सकती है जहाँ पे ये नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा ही है, और जहाँ पर ये बुक्स अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या एसेट्स सीज किए गए थे या रिक्विजिशन किए गए हैं, जैसा कि सबसेक्शन 1 में है, हैज और हैव बीन रिसीव्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर सच अदर पर्सन, जब वो उस असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हो जाते हैं इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन है उस अदर पर्सन का, आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न, और ये जब रिसीव होते हैं फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की डेट से बाद में रिसीव होते हैं, उस असेसमेंट ईयर के लिए जो डेट है जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसमें सर्च कंडक्ट हुआ था या रिक्विजिशन किया गया था, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच असेसमेंट ईयर, और ड्यू डेट निकल गई है लेकिन उसने नहीं भरा, नो रिटर्न हैज बीन नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड बाय सच अदर पर्सन एंड नो नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 142 हैज बीन इशूड टू हिम, कोई 142(1) का भी नोटिस नहीं इशू हुआ है उसको, एंड लिमिटेशन ऑफ सर्विंग द नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) हैज एक्सपायर्ड, और 143(2) का जो लिमिटेशन है नोटिस सर्व करने का वो एक्सपायर हो गया है, और या फिर असेसमेंट इफ एनी हैज बीन मेड, या असेसमेंट कर दिया गया है, मतलब या तो रिटर्न भरी नहीं गई या रिटर्न भरी गई है लेकिन अभी स्क्रूटनी का कोई नोटिस को इशू नहीं किया गया,
और वो समय भी पूरा हो गया जब इशू किया जा सकता है, तो नोटिस भी नहीं इशू किया जा सकता उसको, रिटर्न भी उसने या तो नहीं भरी है या रिटर्न भर दी है तो नोटिस इशू नहीं किया जा सकता 143(2) का, क्योंकि टाइम निकल गया। और या फिर असेसमेंट जो है एंड और साथ में टाइम निकल गया और असेसमेंट कोई था तो वो कर भी दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में before the date of receiving the books of accounts or assets seized or requisitioned by the assessing officer having jurisdiction over such other person, और असेसमेंट जो है हैज़ बीन मेड बिफोर द डेट, उस डेट से पहले असेसमेंट भी कर दिया गया या फिर और कर दिया गया है जब बुक्स ऑफ अकाउंट रिसीव की गई थी या रिक्वेजिशन की गई थी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, जिसके पास jurisdiction था, having jurisdiction over such other person, such assessing officer shall issue the notice, वो assessing officer notice issue करेगा and assess और reassess the total income, और total income को reassess भी करेगा of such other person of such assessment year, ऐसे assessment year की, तब वो assessment उसका करेगा in the manner provided in section 153, तब उसका जो assessment है वो जैसे 153A में provided है तब उसका असेसमेंट वो उस तरह से करेगा। तो अदर पर्सन का जब असेसमेंट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीज की गई थी या रिक्वेजिशन की गई थी और वो रिसीव की गई हैं असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, जिसके पास जुरिसडिक्शन, जिसके पास आ गई हैं, जिसके पास जुरिसडिक्शन है ओवर सच अदर पर्सन, ये कौन भेजेगा? वो असेसिंग ऑफिसर भेजेगा जिसको पास पहले सीज मटेरियल भेजा गया था आफ्टर द ड्यू डेट, और उसको ये रिसीव हुआ है मटेरियल, ये ड्यू डेट के बाद रिसीव हुआ है अगर, तो और मटेरियल ड्यू डेट के बाद रिसीव हुआ और ड्यू डेट तक कोई भी उस तारीख तक कोई रिटर्न नहीं भरी गई या रिटर्न भरी तो गई है लेकिन नोटिस का टाइम निकल गया 143(2) पे और नोटिस का टाइम भी निकल गया और असेसमेंट भी कर दिया गया है, तो या तो उसको उसने रिटर्न नहीं भरी या फिर रिटर्न भरी है, टाइम निकल गया और या असेसमेंट कर दिया गया, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह रिसीव करने से पहले ही कर दिया गया। तो ऐसा असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? ऐसा असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करेगा और उसको असेस या रीअसेस करेगा उसके टोटल इनकम को, जो कि मैनर 153A में प्रोवाइडेड है। तो उसी केस में अदर पर्सन का उसको असेसमेंट करना है, तो यहाँ कंडीशन जब कंप्लाई हो जाती है, यानी कि रिटर्न नहीं भरा या रिटर्न भरा लेकिन टाइम निकल गया नोटिस देने का, या फिर असेसमेंट कर भी दिया गया है मटेरियल मिलने से पहले। तो इनमें से तीन जो भी कंडीशन बनती है, इनमें से तीन में से कोई एक कंडीशन बनती है तो उसको असेसमेंट कर देना। So with that we end today's session.